बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी तरह 2 छुट्टियों के बाद आप लेज़ी नहीं होंगे। मंडे का दिन बड़ा मुश्किल होता है। आई डोंट नो क्या मसला है इस दिन में। मसला दिन में नहीं, आपको काम पे वापस आने में होता है, क्योंकि नॉर्मली मंडेज आर वेरी लेज़ी। क्योंकि आपने वीकेंड, मेरा तो चूँकि लॉन्ग वीकेंड होता है, तो मुझे उसके बाद फिर मंडे को सुबह उठते हुए काम पे आते हुए थोड़ी स्ट्रगल इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मैं लेज़ी हुई होती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है, और सुबह सुबह मंडे को रोड्स पे जो आपको ट्रैफिक मिलता है वो आपको मज़ीद कहते हैं कि आप ये आए क्यों हैं दिन, मतलब मुझे क्यों एक और छुट्टी करनी थी। सो मंडेज ऑफ होने चाहिए मुझे लगता है, लेकिन अगर हम संडे को आएंगे तब भी हमारा ये मसला रहेगा। सो एनीवेज, हम किसी हाल में खुश नहीं होते, ये मैंने देखा है। चले जी, उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, कुछ प्रोडक्टिव रहा होगा, फैमिली टाइम आपने स्पेंड किया होगा, कोई काम शाम आपने सोचे होंगे तो आपने काम किए होंगे। कि अब रबीउल अव्वल भी स्टार्ट जब होता है तो उसमें शादियों वाला मामला भी शुरू हो जाता है, कुछ एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ चलती रहें। जनाब, मज़ीद हम आपके साथ, आपको पता है, ख़बरें शेयर करते रहेंगे। कि अभी सफ़र का महीना जारी है, रबीउल अव्वल चूँकि आगे शुरू होगा। मैं कुछ स्टोरीज़ वगैरह लोगों की देख रही थी कि उनकी तैयारियां चल रही हैं जी। आगे बढ़ते हुए हुकूमती जो मामलात हैं उस पर मैं आपको कुछ अपडेट कर देती हूँ, अगर आप थोड़ा सा अपडेटेड नहीं हैं। वीकेंड पे आप बिज़ी रहे हैं। मौलाना फजल रहमान पिछले कुछ दिनों में हुकूमती जो आला क़यादत है, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकातें जो हैं इंतहाई अहम समझी जा रही हैं, और हुकूमती रहनुमा मुलाकातों में सियासी हमायत हासिल करने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। जबकि PTI की ख्वाहिश है कि मौलाना उनके साथ मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएं। ये मुलाकातें एक ऐसे वक्त पर हो रही हैं जब एक जानिब PTI 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है, और दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से जो अदालती इस्लाहात हैं उस पर मुश्तमिल जो आइनी तरमीम लाने की भी बातें हो रही हैं। अपनी तमाम तर कोशिशों और पेशकशों के बावजूद हुकूमत मौलाना को राम नहीं कर पा रही है, जिसके बाद नून लीग ने बानी PTI से मामला बेहतर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलावास्ता बातचीत के लिए महमूद खान अचकज़ई से राबिता किया है, जिसकी जिम्मेदारी जो है राना सनाउल्लाह साहब को सौंपी गई है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी नून लीग की जानिब से मुज़ाकरात की तस्दीक की है, पेशकश की तस्दीक की है, और उन्होंने कहा है कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए हुकूमत से जो मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं है। कुछ अर्सा पहले भी अगर हम बात करें तो महमूद खान अचकज़ई साहब को इमरान खान और PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था कि मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है वो लाया जा सके, और चोरी शुदा जो मैंडेट है उसको वापस लिया जाए, और पार्टी के जो कैद कारकुनों की रिहाई है उसको यकीनी बनाया जाए। ताहम ये कहा गया था कि PTI हुकूमत में शामिल 3 जमातों नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से बराह रास्त जो मुज़ाकरात है वो नहीं करेगी। जबकि चेयरमैन PTI जो बैरिस्टर गौहर साहब है, उन्होंने भी कहा कि पार्टी की सीनियर क़यादत ने मुस्लिम लीग नून से ना कोई मुज़ाकरात किए, ना ही उनकी कोई ख्वाहिश है। इस सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी मौजूद हैं। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जिन मुज़ाकरात का मैं जिक्र कर रही हूँ, और मौलाना फजल रहमान की मैं जब बात कर भी रही थी अपने इंट्रो में, जब भी हमने देखा है कि इस तरह को कोई मामला आता है, जब चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो, कुछ क्रंच में हो, तो मौलाना साहब की जो अहमियत है सियासी सूरत हाल में बड़ी अहमियत अख्तियार कर जाती है। और इस बार भी PTI की ख्वाहिश है जी कि हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है वो मौलाना साहब के साथ मिलकर चलाई जाए, और दूसरी जानिब अब हुकूमत भी इस बात में है कि वो मौलाना को किसी तरह से राम कर रहे हैं। लेकिन दोनों सूरत हाल में कुछ पेशरफ्त होती है इस तरह से खास नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत में एक खूबी ये है कि वो बखूबी जानते हैं कि उन्होंने किस वक्त कितना आगे जाना है, सियासत में मुखालफिन पे कितनी तनकीद करनी है, और किस वक्त पीछे हट के तो उनके साथ बातचीत करनी है। अब मेरा ख्याल है कि मुल्क में इस वक्त वो वाहिद सियासी रहनुमा है कि जिनके पास सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, अपोजिशन की तमाम बड़ी जमातें पिछले हफ्ते 10 दिन में जा चुकी हैं, और सब लोग ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान उनकी हमायत करें। उसकी वजह क्या है? उसकी बड़ी अहम वजह यह है कि नेशनल असम्बली का जो स्कोर कार्ड है उसमें मौलाना फजलुर रहमान की जो सीट्स हैं, अगरचे वो 10 से कम है, लेकिन उनका सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ गया है।
क्योंकि अगर हुकूमत कोई ऐसी तरमीम लाना चाहती है जिसमें उसे 2/3 अक्सरियत चाहिए और उन्हें वो 8 वोट 10 वोट मिल जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा ये सारा मामला इस चीज़ को क्लियर करने में और तरमीम को पास करवाने में। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत गुज़िश्ता दिनों में ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ ये चाहती है कि ऐसी कोई कानून साज़ी असम्बली में ना हो और मौलाना फजलुर रहमान की जो हुकूमत से शिकायत हैं उसके बदले में हम उनको अकोमोडेट करें। और ये बात भी चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के जो आने वाले सेनेट इलेक्शंस हैं उसके हवाले से भी कोई बातचीत की है कि आप की जो सेनेटरशिप की नशिस्तें हैं उसमें मौलाना की जानिब से, की जमात की जानिब से और तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ये बात हो रही है कि उसमें आप कोई हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें या वहाँ पे कुछ सीट्स ले लें। तो इस वक्त मौलाना को दोनों अतराफ से पॉलिटिकल ऑफर्स मौजूद हैं और यही वक्त होता है कि जब मौलाना बिल्कुल देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी जमात के साथ, अपने रहनुमाओं के साथ फैसला करके फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मौलाना के ऊपर जैसे आपने कहा कि उनकी इस वक्त जो सियासी पोजीशन है वो स्ट्रांग है, जाहिर है दोनों तरफ से उनको राम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माजिद इसमें अब मौलाना साहब की स्ट्रैटेजी बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुकी है एज यू सेड कि अब वो जो भी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, चाहे उनके पास सीट्स 10 ही हैं लेकिन इसके बावजूद सिग्निफिकेंस तो ज़्यादा है। क्या आपको लगता है, क्या चांसेस है मौलाना साहब क्या ऑप्ट करेंगे? तहरीक इंसाफ जिस तरह से उनको तहरीक के हवाले से कायल करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ हुकूमत की जहां हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदा हुकूमत से और रियासत से खसूसन 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से बहुत सी शिकायत हैं और उन शिकायत को देखते हुए हमने देखा कि फरवरी से लेके अब 1 सितंबर आ चुकी है, उन्होंने एक हुकूमत मुखालिफ बयानिया ही रखा है। तो इस सारी सिचुएशन में मुझे ये लगता है कि उनके लिए खासा मुश्किल होगा कि अब वो अपने 6-8 महीने के उस बयानिए को छोड़ते हुए तो किसी दूसरी तरफ जाके हुकूमती किसी पेशकश का जवाब दें। तो इसलिए आने वाले दिनों में डेफिनेटली उनका फैसला अहम होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ऑपोजिशन की तरफ ही रहेंगे और उनकी जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी। अब मामला ये है कि 8 सितंबर का जो तहरीक इंसाफ का जलसा है वो भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा कि उसकी कामयाबी, उसकी नाकामी, उसका होना ना होना, वो भी एक ऐसी मेरा ख्याल है कि टर्निंग पॉइंट चीज है कि जिसके ऊपर मौलाना का डिसीजन बदल सकता है। अगर उस दिन इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की कोई अंडरस्टैंडिंग रही जिससे ये पता चला कि मामलात आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर उसमें ये गुंजाइश मौजूद होगी कि मौलाना फजलुर रहमान का फैसला भी तब्दील हो जाए। तो इसलिए अभी 8 सितंबर का जो जलसा है तहरीक इंसाफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अपोजिशन की दूसरी जमातों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक दफा पहले जब जलसा मुलतवी किया तो ये कहा जा रहा था कि अब उसके नतीजे में कोई खुशगवार माहौल पैदा होगा और फिर 8 सितंबर के जलसे की गुंजाइश निकलेगी। तो अगर 8 सितंबर का जलसा फिर नहीं होता, उसकी इजाजत नहीं मिलती, फिर मुश्किलात आती हैं, क्रैकडाउन होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, तो फिर ये समझ आएगी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, तो फिर वो एक नई सिचुएशन होगी जिसके अंदर कुछ लोगों के फैसले तब्दील हो जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा माजिद, टॉकिंग अबाउट बयानिया, अभी हमने देखा कि पहले तो तहरीक इंसाफ इस मामले पे बड़ी जो कह लें स्ट्रिक्ट उनका स्टैंस रहा कि जी हमने किसी से मुज़ाकरात नहीं करने, चाहे वो हुकूमत हो, फिर इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई बानी पीटीआई की तरफ से, उन्होंने कहा जी हम बात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, फौज से करेंगे। अब सूरत हाल ये बनी है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात करें और राना सनाउल्लाह साहब ने इसमें उनको ये जिम्मेदारी जो दी गई है। अब ये जो मुज़ाकरात का दौर है जिस पे पहले तहरीक इंसाफ ने एक बहुत स्टबननेस का मुजाहरा किया था बहुत दफ़ा, जब हर कोई उनसे बात करने के लिए कह रहा था, अब इस सूरत हाल के अंदर ये मुज़ाकरात किस हद तक रेलिवेंट होंगे सिचुएशन को देखा जाए तो? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात रेलिवेंट होंगे। उसकी वजह ये है कि ये सारा मामला सिर्फ अदालती कार्रवाई तक महदूद नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ या उसके लीडर ये समझते हैं कि हमें मुकदमात में जमानतें मिल जाएंगी या हम बरी होते जाएंगे तो हमारी मुश्किलात कम होंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत के अंदर कुछ और फैक्टर्स भी
इन्वॉल्व होते हैं कि जिनको देखते हुए तमाम फैसले किए जाते हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ सिर्फ अदालतों से ये तवक्को रखती है तो शायद मेरा ख्याल है कि वो बानी तहरीक इंसाफ को बाहर लाने में कामयाब नहीं होगी। तो इसके लिए ये जो एक दूसरा पॉइंट है कि अदालती कार्रवाई के साथ साथ हुकूमत के साथ, रियासत के साथ मुज़ाकरात का जो एक चैनल है उसे बिल्कुल ऑन करना चाहिए। बुनियादी मसला तहरीक इंसाफ में और हुकूमत में ये है कि एतमाद साजी का फुकदान है। दोनों एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। उसमें माजी की बहुत सी गलतियां शामिल हैं, एक दूसरे के खिलाफ तनकीद है, गिरफ्तारियां हैं। 2 साल का माहौल हमारे सामने है। इस सारी सिचुएशन में अगर कोई फरीक आगे आके बात करना चाहता है तो दूसरे फरीक को कोई ऐसे इक़दाम करने होंगे जो कि हुकूमत है कि जिसकी वजह से ये गुंजाइश निकले कि हाँ बात आगे चल सकती है। तो उसके लिए फिर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे जिनकी बुनियाद पे तय किया जाएगा कि हाँ दोनों जमातें अब बैठ के बात कर सकती हैं। अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं होंगे तो फिर ये मामला उसी तरह घूम फिर के 1 महीने बाद वापस आ जाएगा और दोनों एक दूसरे के खिलाफ फिर सियासी गोलाबारी का आगाज कर देंगे। तो इसलिए अभी जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कौन से ऐसे नुकात हैं कि जिनके ऊपर दोनों फरीक काम कर सकते हैं, उन पर मुत्तफिक हो सकते हैं, उनका कोई हल निकाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी बड़ी डिमांड्स तो अभी हमें जहन में नहीं रखना चाहिए कि वो पूरी होंगी। जिस तरह तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारा मैंडेट है, वापस किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए, मुकदमात खत्म किए जाए, ये तो बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं। अभी मुझे लगता है कि बड़ी छोटी छोटी डिमांड्स के जरिए चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि एक कॉन्फिडेंस की फिजा कायम हो और उसके बाद फिर इन सारे बड़े मसलों की बात हो। अच्छा, आपने कॉन्फिडेंस और छोटी छोटी डिमांड्स की जहां माजिद बात की है, लेकिन अब मसला ये है कि इस कॉन्फिडेंस को लेकर भी दोनों पार्टीज़ हों या दोनों जो फरीक हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ इतना अच्छा नहीं है। माजरत के साथ कि हम खुद भी चूँकि देखते हैं इन सारे मामलात को, आप तो बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं कि जब भी किसी, चाहे वो हुकूमत है, तहरीक इंसाफ है, बानी पीटीआई है, एक बात की जाती है और चंद दिन बाद उसी बात से यू टर्न ले लिया जाता है और वो यू टर्न इस हद तक वर्स्ट होता है कि उसका इम्पैक्ट फिर आइंदा आने वाले चंद महीनों और दिनों की बात हो जाती है कि लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होते। कॉन्फिडेंस, वही बात है कि शटर हो जाता है। अब इस क्रेडिबिलिटी को लाना कि जी अगर महमूद खान अचकज़ई साहब बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से और राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं तो ये बात सिर्फ बयानात की हद तक ना रहे बल्कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जिक्र कर रहे हैं लोग, बार बार सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, वो टेबल पर आए ये डिस्कशन तो उस पर इम्प्लीमेंट भी हो। कोई छोटी बात से ही आगाज़ करने, लेकिन कहीं से आगाज़ हो तो सही। बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ के लिए मैं समझता हूँ कि एक अहम नुक्ता है क्योंकि इमरान खान के ऊपर इस तरह के इल्जामात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद हर अदालती पेशी के अंदर उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता था। बिल्कुल, तो इसलिए ये मामला तहरीक इंसाफ की साइड पे बिल्कुल मौजूद है और हुकूमत की तरफ से तो बहरहाल जो इलेक्शन है उस पर धांधली के इल्जामात हैं और ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए महमूद अचकज़ई जो है उनका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो वो माजी की तमाम बड़ी सियासी तहरीकों का हिस्सा रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से वो ARD हो, APDM हो, PDM हो, पूनम हो, उससे पहले MRD हो, तो उनको मेरा ख्याल है इस चीज का बहुत तजर्बा है कि कैसे रास्ता निकाला जा सकता है। और उसी के लिए अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि महमूद खान अचकज़ई उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर सके तो फिर तहरीक इंसाफ को इस मामले पे एक सेम पेज पे आना पड़ेगा कि हाँ पार्टी लीडरशिप, पार्टी के चेयरमैन और बाकी लोगों की जो पॉलिसी है वो क्या होगी और क्या ऐसे बयानात तो नहीं आएंगे कि जिनसे ये माहौल खराब हो। मिसाल के तौर पर अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन से अगस्त के जलसे से पहले ये कहा कि हम क्रेन्स भी लेके आएंगे, हम डंडे भी लेके आएंगे, हम ट्रैक्टर ट्रालियां भी लेके आएंगे और जलसे के सुबह पता चला कि जलसा ही मंसूख हो गया। तो अगर इस तरह की फिजा मौजूद रहेगी तो फिर महमूद खान अचकज़ई के लिए भी काम करना मुश्किल होगा। तो तहरीक इंसाफ अगर ये चाहती है कि महमूद खान अचकज़ई उनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर सके तो फिर तहरीक इंसाफ को अपने बयानिए के हवाले से एक बात पे मुत्तफिक होना पड़ेगा कि महमूद खान अचकज़ई को स्पेस दी जाए कि वो उनके बिहाफ पे बात कर सके, कुछ चीजें ले सकें, कुछ दे सकें, कुछ मान सकें, कुछ मनवा सकें।
यू आर सो राइट कि स्पेस देनी पड़ेगी। अगर आपने किसी पार्टी के किसी शख्स पे इत्मीनान किया है कि जी वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी पार्टी को मुज़ाकरात के लिए, और ये अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ का इशू रहा है। अभी बाजी में हम कुछ अरसे से देखें कि उनके पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो बहुत खुलकर सामने आए हैं, जिसको तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा डिनाई भी करते आ रहे हैं। लेकिन स्टिल स्पेस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एक अथॉरिटी देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच माजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माजिद निज़ामी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमसे बात कर रहे थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आए हैं। मुल्की सियासत पे तो हमने बात की, अब ज़रा सियासतदानों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। उम्मी तौर पे जब हम बात कर रहे होते हैं ना मुख्तलिफ शख्सियात की, आम ज़िंदगी में तो हम कहते हैं फ़लाने के सितारे बड़े गर्दिश में चल रहे हैं। ये सितारों का जो चाल चलन होता है कैसा होता है, और एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। आज हम इसी में बात करेंगे और हमारे साथ एक एस्ट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं, अजमल रहीम साहब, उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे। ये एस्ट्रोलॉजर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ रिटायर्ड चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट भी हैं, उनसे भी हम उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन जो मुल्की सियासी सूरत हाल है वो इस महीने में, चूँकि अब नया मंथ भी स्टार्ट हो गया है सितंबर का, इसमें क्या होने वाली है मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुस्तकबिल के हवाले से, सियासी शख्सियात के हवाले से कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में होगा। अजमल साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया आपका, आपने बुलाया और इस मौजू पे बात की। तो पाकिस्तान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर होने जा रही है। पहले मैं चाहूँगी सर आप एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा तारुफ हमारे देखने वालों के लिए करा दें। देखें, एस्ट्रोलॉजी को ना आप डिवाइन इल्म ना लें, ये टिपिकल जो वो कहते हैं ना नजूमियों वाली बातें, तोता एस्ट्रोलॉजर या रोड साइड एस्ट्रोलॉजर, या ये बेसिकली इट्स नॉलेज ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स की जब मूवमेंट होती है तो वो हम 9 सियारों को देखते हैं, जिसमें 2 शैडो हैं और 7 फिज़िकल बॉडीज़ हैं। जब ये घूमते हैं ना तो इंसानी ज़िंदगी पे वो उसको हम देखते हैं कि क्या असरात करते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी देखें उन्होंने तकदीर बता दी, तकदीर का ये क्या पेशेन गोई की। तो वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग, वी आर रीडिंग। आप जिस दिन पैदा हुई हैं, फ़र्ज़ करें जिस दिन पैदा हुई उस दिन उन सियारों की पोजीशन क्या थी, वो एक नेटल पैदाइशी चार्ट बन जाता है। ठीक है। अब किसी चीज़ को पढ़ के बताना और एक चीज़ आंखें बंद करके सोच के बताना, दिस इज़ अ डिफरेंस। ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर के पास ECG आ जाती है तो वो देखता है तो वो बता देता है। इसी तरह आपका चार्ट हमारे सामने आ जाता है। तो अल्लाह ने थोड़ी सी इस नॉलेज में सूझबूझ भी दी है, और ये बाकायदा 2 साल का एक कहने प्रॉपर इल्म है, जिसको पढ़ के रिसर्च करके और फिर इस काबिल होते हैं कि हम कोई बात करते हैं। तो प्रेडिक्ट एंड रीडिंग, दिस इज अ डिफरेंस। ठीक हो गया। तो इसको उस उम्र में मत लें कि ये इस्लाम में गुनाह है, ये है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप लगा देखें आपका चेस्ट कमज़ोर है, आपने बचना है वहाँ से क्या कहते हैं धुएं से या डस्ट से बचना। बेसिकली रीडिंग योर, जैसे मौसम आप हालात बताती कि परसों बारिश होगी, दिस इज प्रेडिक्शन बट ऑन द बेसिस ऑफ सम नॉलेज। ठीक है, लड़का होगा ऑन द बेसिस ऑफ सम साइंटिफिक नॉलेज के उसने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में उसको बेबी बॉय नजर आया, उसने कह दिया। तो ये एक प्रेडिक्शन। अच्छा, अब जरा सियासतदानों की या सियासत के हवाले से बात करें, मुल्क की सूरत हाल पे बात करें। देखें, पाकिस्तान जब बना था 14 अगस्त 1947 पर, तो जो प्लानिटरी कंडीशन थी कोई इस किस्म की थी कि जिससे ना हम लोग काफ़ी सफ़र करते आ रहे हैं। जिसमें सन नेगेटिव, वीनस नेगेटिव, मरकरी नेगेटिव और सैटर्न पाकिस्तान के असेंडेंट में बैठा। वो बातें जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए, जिससे और सिर्फ एक सियारा मजबूत बैठा है, वो है मार्स और मून। ठीक है, अब आप अगर थोड़ा सा इफ़ यू रिव्यू 75 ईयर्स, कभी भी सियासी गवर्नमेंट कामयाब नहीं हुई। सो सियासतदान एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट नेवर गेट सक्सेस इन दिस कंट्री। हमेशा देखें, वज़ीर आज़म हमेशा जेल में गया और सदर जो है हमेशा 21 तोपों की सलामी लेके घर गया।
तो यहाँ पे यानी कि कह लें कि आर्मी जो है ना, यानी मास डील करता है आर्मी को, तो सो दिस इज़ पाकिस्तान अगर बचा हुआ है ना तो ड्यू टू आर्मी बचा हुआ है। ठीक है, ये एक वो डिसिप्लिन अदारा है जिसकी वजह से आपने देखा होगा सियासतदान आपस में ही लड़ के इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया हुआ है। सो नंबर 1 सियासतदान, नंबर 2 आपका सन नेगेटिव है तो ब्यूरोक्रेसी जो आपकी चलाती है गवर्नमेंट, जिसको सिविल सर्विस कहते हैं। ठीक है, दे हैड प्लेड हेल्प विद दी ये पाकिस्तान के लिए। ठीक है। नंबर 3 आपके ये आ जाते हैं आपकी जुडिशरी जो है ना, उसमें भी वो जुपिटर ना राहु के केतु के नीचे दबा हुआ, लिहाजा जुडिशरी के फैसलों को हमेशा कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। सही है। ठीक है, तो ये चीज़ें पाकिस्तान लेके पैदा हुआ। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज हैंडीकैप्स फिर भी हम फ्लरिश हुए, फिर भी हम इस काबिल हुए कि दुनिया में हमारा नाम जाना जाता है और एक एटमी ताकत भी है। एंड ऑल दिस ड्यू टू ये एक पब्लिक और एक आर्मी की वजह से। ठीक है, तो मौजूदा सूरत हाल, हाँ जी, मौजूदा सूरत हाल आप बुरा वक्त गुजर चुका है। मैंने जनवरी में प्रेडिक्शन की थी दिसंबर के एंड में कि ये साल पाकिस्तान का जो पहले 6-8 महीने होंगे वो बड़े टफ होंगे, जिस पे ज़लज़ले आ सकते, क्योंकि मार्स नेगेटिव होगा, तो जिसमें ज़लज़ला, जिसमें ये थोड़ी सी जंग का सीन चाहते हैं, फोर्ट पे बहुत प्रेशर आएगा। और इस दफ़ा क्योंकि मून नेगेटिव है तो बारिशें बहुत फैटल किस्म की बारिशें होंगी, और वो हुई और वो सैलाब अभी एक्सपेक्टेड है। तो ये जब महीने ये जून जुलाई अगस्त आपने देखा होगा पीक पे ये रही है। अब सितंबर आ गया तो ये मेजर महीना है जहाँ पे मेजर फैसले होंगे और कोई ना कोई ऐसे डिसीजन होंगे जिससे पाकिस्तान में ये जो जितना शोर शराबा है ना वो ऐसा ऐसा कम होगा। और एज एंड व्हेन वी क्रॉस 20th सितंबर आप देखिएगा पाकिस्तान में सुकून आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान लियो सितंबर में आ गया तो आपको फाइनेंशियली भी एड आएगी, आपके डॉलर भी आपका बेहतर होगा, बाहर से पैसे आएंगे और प्रोजेक्ट बाहर नए शुरू होंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ये सारे ठंडे होके ऐसा 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 आराम से ये 20 सितंबर ऑनवर्ड्स आप बात कर रहे हैं जी, 20 तो हाँ आफ्टर 20 का। अच्छा, अब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक सवाल होगा, मेरे बिहाफ में उनके बिहाफ पे कर लेती हूँ, क्या जो तहरीक इंसाफ के बानी है वो जेल से बाहर आएंगे? देखिए, मैंने पिछले 3 साल पहले भी कहा था कि इन पे प्रॉब्लम आएगा, और पहले तो इनकी डेट ऑफ बर्थ कंट्रोवर्शियल, ये अपने आप को सैजिटेरियस कहते थे, तो सारे एस्ट्रोलॉजर जितने थे वो कह रहे थे ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। फिर इन्होंने खुद ही इनके शनाख्ती कार्ड, इनका पासपोर्ट सारा वो सैजिटेरियन से बना होगा। ठीक है, फिर पता चला कि ये लिब्रा है। ओके, अब जब लिब्रा का चार्ट हमने बनाया तो उनमें ये नज़र आया कि ये स्पोर्ट्स में भी बहुत इन्होंने लिया, और ये फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, वो बने। और 2018 में मैंने एक बड़े चैनल पे कहा था कि ये 10 साल निकाल सकते हैं अगर अपने इर्द गिर्द दरबारियों से बच जाए। तो वो बचे नहीं ना? नहीं, वो जो भी थे उनको बाहर की सूरत हाल इस तरह करते थे कि वो सब ठीक है, और इनको ये फिर एक इनमें एक और भी आदत है कि ये किसी की सुनते नहीं हैं, तो इसलिए ये ठीक है, स्ट्रेट है, सब कुछ है, बट एक चीज़ होती है कि पॉलिटिक्स जो होती है ना उसमें थोड़े से गिव एंड टेक होता है। तो ये बन गए। फिर मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि ये उतर जाएंगे और फिर ये जेल में भी जाएंगे। अब पिछले साल से ये जेल में है। आप अगर YouTube या सारे चैनल खोल के देखें, खान साहब अगले महीने आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो आई एम दी ओनली एस्ट्रोलॉजर जिसने कहा था कि अभी ये बाहर नहीं निकलेंगे और नेक्स्ट ये प्राइम मिनिस्टर बनते नजर नहीं आ रहे। देखिए, दिस ऑल दिस रीडिंग इज बेस्ड ऑन चार्ट्स, ठीक है ना? ये ना समझें कि मैं आई एम सपोर्टिंग पीटीआई, मैंने वोट भी उनको दिया इमरान साहब को और सब कुछ है, लेकिन एक जो फैक्ट्स हैं वो तो उसको डिनाई नहीं। अब ये होगा, मैं आपको बता दूं, ये अक्टूबर या नवंबर में कुछ एग्रीमेंट करके, कुछ लिख पढ़ करके ये जेल से बाहर जरूर आएंगे, बट सियासत से किनारा कश होकर एक साइड पे बैठ के अपना वक्त गुजार लेंगे। अच्छा, सियासत छोड़ देंगे? सियासत छोड़ देंगे, क्योंकि अब इनका प्राइम मिनिस्टर या कोई रोल नजर आए, पीटीआई रहेगी
पीटीआई लेकिन का था, इमरान खान साहब उसमें नहीं, वो नहीं नजर आए। वो नजर नहीं नहीं आए। और ये आप अक्टूबर नवंबर की बात, अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूँ। ओके। और ये नहीं कह लें कि ठीक है पॉलिटिकल केसेस इन पे इनको सजाएं मिलेंगी, हर चीज़ मिलेंगी। वो तो नवाज शरीफ साहब को भी उम्र कैद और ये सब मिले थे, लेकिन फिर भी वो उनके मामला सेटल हो गए थे। इसी तरह ये भी सेटल करके विद सम एग्रीमेंट लिख के वो फिर ये बाहर आ जाएंगे और आप जल्द सुन लेंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। अच्छा जी ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, मौजूदा जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, इनके हवाले से बताएं जी। इनको चैलेंजेस तो बहुत है, मुआशी सूरत हाल जैसे आप खुद भी बात कर रहे हैं कि 20 सितंबर ऑनवर्ड्स चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन चैलेंजेस तो आवाम के लिए भी बहुत है ना। देखें बातचीत कौम, वी आर नॉट सीरियस, ठीक है, बुरा ना मानिएगा, हम लोग डिसिप्लिन भी नहीं है और हम लोग जहाँ भी कोई छोटा सा भी एक्सीडेंट हो तो हम तमाशाई बन के ना मॉब की शक्ल तैयार कर लेते हैं। एंड वी आर नॉट सीरियस अबाउट आवर कंट्री के जी मुल्क कैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ना डिसिप्लिन है ना सच बोलना। वो मेरा एक मुहावरा है कि इंग्लिश का दी उर्दू का दा जिथे लगता है ला, ठीक है ना। हम हर शोबे से लेके आप एक रेडी वाले से लेके एक प्राइम मिनिस्टर तक देखें, जिसको भी मौका मिलता है वो छोड़ता नहीं। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप मिसाल फल लेने जाते हैं तो मार्केट से वो 100 रुपए का लेके आता है और आपको 400 रुपये बेचता है, और जब आपको तोल के देता है तो घर जाके देखते हैं तो 50% वो सड़े हुए डाल देगा। ये बात तो है, बेसिक कौम हमारा है मसला है ना। अच्छा, प्लम्बर को घर बुलाएंगे हाँ। तो फ्रिज वो छोटा सा काम होगा उसको बढ़ा के ना वो आपसे 4-5 हज़ार छीन के ले जाएगा। ये सो राइट, ये सो राइट। अच्छा, चूंकि मैं वक्त कम है, मैं चाहूँगी आप अपनी बुक के हवाले से भी बताएं। अच्छा, मैंने किताब इसलिए लिखी, देखें आपका नाम मैं थोड़ा अरमला, अरमला अरमला जी जी, अरमला आपका नाम बड़ा अच्छा पड़ा। अच्छा, अरमला मैंने किताब इसलिए लिखी थी कि मैंने आई एम दी ओनली एस्ट्रोलॉजर इन पाकिस्तान जो एक कह लें कि बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है और पढ़ा लिखा कह लें, चलें इस तरह कह लें, क्योंकि मोस्टली आप बैठे तो मैट्रिक पास BA पास लोग बैठे हैं जिन्होंने इस इल्म को रोला हुआ है। और जो 2-3 किताबें में किसी ने लिखी हैं ना उसमें भी वो उन्होंने उसको कंफ्यूज किया हुआ है। और ज़्यादातर हमारे एस्ट्रोलॉजर जो है ना वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हिंदी एस्ट्रोलॉजी जिसमें वो अपाए करना, किस्मत चेंज करना। तो ये किस्मत तकदीर आप फिक्स लेके पैदा होते हैं, ये नहीं होता कि आपकी मैं किस्मत तब्दील कर दूंगा। बाहर बारिश हो रही है, आप मुझे कहें कि मैंने बाहर जाना, बारिश रोक दो, तो क्या मैं बारिश रोक सकता हूँ? नहीं, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप छतरी ले लें, या बरसाती पहन लें या गाड़ी पे बैठ के चलेंगे, बारिश वुड बी देयर। इसी तरह आपकी डेस्टिनी भी वही होगी, ठीक है। और इसलिए ये किताब मैंने लिखी, उसको मैंने बड़ा सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आप कह लें कि इसको, ताकि लोग, अब आपने पता है लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ों पे घुस गए हैं, वो अपना हाथ दिखाना, मेरे तो रश लगा होता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने किताब इसलिए लिखी ताकि आम लोग भी इसको पढ़ें और पढ़ के इतना वो समझ आ जाएगी उनको कि वो अपनी डेस्टिनी को देख सकते हैं और उन 2 नंबर बंदों से, वो जो उनको लूट रहे हैं, कोई कहता मैं आपको लो बना दूं, कोई कहता मैं आपके लिए चिल्ला काट दूं। इसका नाम है जी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, ये आपकी किताब का नाम है। और इसमें आपने लोगों की आम समझ के लिए एस्ट्रोलॉजी, मैंने इसको सिंपल इसलिए कि इसमें एक्सरसाइज भी रखी, इसमें अपने एग्जाम भी रखा, इसको लेके चलाऊं। और अगर कोई लेमैन इसको पढ़ता है तो यकीन जानिए कि वो 3 महीने 4 महीने बाद जो अच्छी तरह पढ़ेगा तो वो एस्ट्रोलॉजी को समझना शुरू कर देगा। और वो इस काबिल हो जाएगा कि वो 2 नंबर लोगों से जो बैठ के मार्केट में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लाखों रुपए लूट रहे हैं, तो उनसे जान छूट जाए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच अजमल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल पे उनके मुताबिक ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, रीडिंग से बता रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल स्टेबल होती इनको नज़र आ रही है इनके मुताबिक, लेकिन जो बानी PTI है वो एग्रीमेंट करके ही बाहर आएंगे, ऐसे बाहर नहीं आएंगे, ये इनकी रीडिंग कहती है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। सितारों के हालचाल के बाद अब मुल्क में जो मौसम का हालचाल है उस पर भी बात कर लेते हैं। आपको पता है जी, कराची के अंदर जो समंदरी तूफान है असना, उसकी हम कुछ दिनों से सुन रहे थे जी, वो कराची से 500 किलोमीटर दूर हो गया है और ये जो उसकी साहिली पट्टी है कराची से दूर हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ दीगर सूबों की भी बात की जाए जिसमें पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, बारिशों का सिलसिला जारी है। जबकि मॉनसून का एक और सिस्टम जो खलीज बंगाल है उसमें बन रहा है, जिसका आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान मशरक़ी सिंध तक पहुँचने का इम्कान है। लेकिन साथ साथ पंजाब के अंदर जो बारिशों की सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे कि क्या ताज़ा तरीन अपडेट है। शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ओवरऑल हमें जो बारिशों की सूरत हाल है इसके हवाले से बताइएगा कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में बड़ी इंटेंस बारिशें हुई हैं। जी देखिए, मानसून का जो अभी सीज़न है और बारिशें चल रही हैं और पिछले कोई 2 हफ्तों में बहुत बड़ी शदीद किस्म की बारिशें हुई और अब तक जो है पाकिस्तान में 100 जितनी बारिशें होनी थी उससे 60% ज़्यादा हो गई हैं सीज़न की अब तक की। और अब ये है कि आज से एक और सिलसिला जो मगरबी हवाओं के तहत पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है और वो अगले 48 घंटों में पाकिस्तान में से जो पास करेगा और पंजाब, अपर पंजाब के जो डिवीजन है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला, और इनमें अच्छी बारिश होगी लेकिन कोई खतरनाक नहीं होगी। जब फ्लो बढ़ेंगे और हमारा बंगला डैम में अभी काफ़ी गुंजाइश है कोई, तो वो उसमें से पानी कुछ और बेहतर हो जाएगा, दरियाओं में सूरत थोड़ी बेहतर हो जाएगी, लेकिन कोई सैलाबी सूरत कोई ऐसा खतरा नहीं। और इसके बाद ये है कि ये अब सीज़न जो है मानसून की वापसी का शुरू हो जाएगा और जो हमारा सितंबर का महीना है इसमें बारिशें वैसे ही कम होती हैं जुलाई अगस्त के मुकाबले में, तो इसमें जितनी की नॉर्मल होती हैं उतनी की होंगी, उससे ज़्यादा बारिशों की तवक्को नहीं है, तो नॉर्मल हो जाएंगी। तो ओवरऑल जो पूरा सीज़न कंप्लीट होगा जुलाई से सितंबर तक, तो उसमें से 30 से 40% बारिशें नॉर्मल से इस सीज़न की ज़्यादा होंगी, जैसे हमने सीज़न से पहले प्रेडिक्शन की थी। तो अब इन बारिशों में जो है सिंध के लिए और दूसरों के लिए तो कोई अच्छी बारिश बहुत ख़तरनाक नहीं है, लेकिन पंजाब में और अच्छी बारिशें और इसके साथ ही मौसम में तब्दीली जो है, सीज़न आगे जा रहा है तो उसमें से हबस और गर्मी में वाज़े तौर पे जो है ना वो कमी हो जाएगी और जिससे जो है कि लोगों के लिए ये जो थी गर्मी की शिद्दत और उसमें वो कमी। अच्छा शायद साहब, आपने भी अभी बात की है मौसम की, जो कि हम कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से, इनफैक्ट एक दो बल्कि 2-3 सालों से मौसम बड़े प्रोलॉन्ग हो गए हैं, चाहे वो सर्दी है, गर्मी है, सर्दी का स्पैम कम भी हुआ है, कभी कभी देखते हैं कि बहुत शदीद सर्दी है, फिर जब गर्मियों की बात करते हैं जल्दी अर्ली स्टार्ट हो रही हैं, और इवन बारिशों का भी हमने बड़ा एक्सट्रीम वेदर्स देखे हैं। तो ये ज़ाहिर है हमें इसकी रीज़न्स तो पता है कि क्लाइमेट चेंज का मामला है, लेकिन क्या इस बार भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि या सर्दी लेट आएगी या जल्दी आएगी, या जिस प्लेजेंट वेदर की हम बात कर रहे हैं जिसको आपने सितंबर से कहा कि जी हब्स और ह्यूमिडिटी कम होगी, वो थोड़ा बेहतर ज़्यादा जल्दी हो जाएगा? जी, तो इससे ये होगा कि जब हबस कम होगा और उसमें सितंबर का महीना तो होगा, लेकिन जो हमारे पंजाब के नॉर्थ ईस्ट पंजाब है इसमें से एक फिनोमेना जो स्मोक का शुरू हो जाता है अक्टूबर में, तो वो भी एक्सपेक्टेड है। और इस साल चूंकि ज़मीन वेट है और सारे इलाकों में बारिशें हुई हैं, हवा में नमी का तनासब जब रहे नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो उससे जो है वो स्मोक को या उस पोल्यूशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि जो मॉइस्चर के पार्टिकल होते हैं इसके ऊपर जो डस्ट के और स्मोक के पार्टिकल स्टे करके और जो विजिबिलिटी खराब करते हैं। लेकिन इस साल सर्दी के जो जल्दी आने के चांसेस नहीं है, वही जो लाहौर या पंजाब में सर्दी का सीज़न है वो 45 से 50 डेज होता है, मिड सितंबर से लेकर एंड जनवरी तक। ठीक हो गया, तो इस साल भी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। मेरे पास वक्त कम है, लेकिन आपने मौसम की सूरत हाल के हवाले से मैं बताया। बारिशों को आगे थोड़ी ब्रेक लगेगी और जो ह्यूमिड और बहुत शदीद गर्मी उसका जोर टूटेगा इस मंथ के अंदर। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार लेजेंड ऑफ लाहौर ने मुझे तलाश कर ही लिया
और फिल्मी दिलचस्प बातों के हवाले से जो मेरी एक पहचान है उसके हवाले से बहुत सारी बातें होंगी। आइए बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं, तशरीफ़ लाइए। जी, मेरा नाम उमर कुरैशी है और पेशा के लिहाज से मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, लेकिन मेरा जो है एक तालिब इल्म कह लें, एक लिहाज से मैं जो है आर्ट के साथ मुंसलिक भी हूँ और आर्ट का जो है ना वो मैं शदाई भी हूँ। तो स्पेशली उसमें आर्ट की मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, जैसे कि थिएटर है, थिएटर अपना एक प्रोडक्शन भी मैं चला रहा हूँ। उसके अलावा जो मेन आज लेजेंड ऑफ लाहौर मेरे तक पहुँचे हैं वो है मेरी पाकिस्तानी फ़िल्म के साथ और पाकिस्तान की फ़िल्मी जो तारीख़ है उसके साथ जो एक मेरा इश्क है, जुनून है, उसके हवाले से उसकी हिस्ट्री के हवाले से मैं एक शो कर रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे, जिसको देखकर जो है ना मुझे तलाश किया लेजेंड ऑफ लाहौर ने और आज वो मेरे मेहमान हैं मेरे घर में। तो पाकिस्तानी फ़िल्म जो है वो मुंसलिक है लाहौर से, और लाहौर फ़िल्म इंडस्ट्री की बुनियाद अगर हम करें तो हमें इससे पार्टीशन से पीछे जाना पड़ेगा। 1929 जब लाहौर का एक जो आर्टिस्ट थे AR कारदार, अब्दुल रशीद कारदार, उन्होंने पाकिस्तान उस टाइम पे ऐसा था कि मद्रास में, कलकत्ता में और बॉम्बे में फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी वो अपना मुकाम बना चुकी हुई थी, लेकिन खामोश फिल्मों का दौर था और उन्होंने पहली खामोश फिल्म 1929 में जो है हुस्न का डाकू लाहौर में बनाई। और उन्होंने उसको बनाने के लिए लाहौर में, क्योंकि वो फिल्म की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उन्होंने यूनाइटेड कारपोरेशन के नाम से जो है एक पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का कह ले या उस वक्त की लाहौर फिल्म इंडस्ट्री का पहला स्टूडियो निगार खाना जो है वो रावी रोड पे बनाया और वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फ़िल्में खामोश से जो है वो टॉकीज़ फिल्म का दौर आया। हीर रांझा बनी 1932 में, जिसमें रफ़ीक गज़नवी और अनवरी बेगम जो कि बड़ी मशहूर पाकिस्तान और इंडिया की सिंगर और अदाकारा हैं, सलमा आगा उनके नाना नानी थे। उन्होंने वो हीर और रांझा का कैरेक्टर किया जिसे AR कारदार ने ही उसमें डायरेक्शन दी। खैर 1947 तक बड़ी मशहूर फिल्में बनी, बहुत फ़नकार लाहौर ने मुतारिफ़ करवाए। शौकत हुसैन रिजवी की जो मलकाए तरन्नुम नूरजहां जो उनकी बाद में वाइफ भी बनी, उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया गुले बकौली में, और गुले बकौली एक हिट फिल्म साबित हुई लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के लिए। गुले बकौली के बाद ख़ानदान शौकत हुसैन रिजवी ने बनाई, जिसमें परान को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर मास्टर ग़ुलाम हैदर ने लाहौर में म्यूज़िक जो दिया उसमें उन्होंने शमशाद बेगम, मलकाए तरन्नुम नूरजहां, रफ़ी साहब और लता जी का पहला जो इंट्रोडक्शन है वो भी लाहौर की फ़िल्म दासी से ही उन्होंने जो है ना वो एक गाने में उनको मुतारिफ़ करवाया। गो के उनको बाद में फ़ेम तो एक फ़िल्म थी मजबूर उससे मिला, लेकिन यह है कि जो उनका पहला फ़िल्मी गाना था वो मास्टर ग़ुलाम हैदर ने इसमें लीडिंग तो जो थी सिंगर उस फिल्म के अंदर वो शमशाद बेगम थी, लेकिन उसके साथ लता जी को भी एक गाने में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पर पहली फ़िल्म बनी 1948 में ईद उल फितर पे जो रिलीज़ हुई वो थी तेरी याद। 1948 से 1960 तक ये फ़िल्म इंडस्ट्री दुनिया की, जैसे मैंने बताया कि चौथी बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्री का इसको दर्जा मिल गया था। और फिर ये हुआ कि 1960 में ये फ़िल्म इंडस्ट्री इस लेवल तक पहुंच गई कि साल में जो है वो 100 फिल्में, तकरीबन 100 फिल्में बनना शुरू हो गई। बहुत बड़ी बड़ी फिल्म बनी और 60s में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा हीरो मिल गया वहीद मुराद की सूरत में, जो कई दहाइयाँ गुजरने के बाद भी और अपने वो आज तक यंग जनरेशन के दिलों में भी बसते हैं, और जो पुराने जो उनके दौर में यंग थे वो तो उनके तो वो हीरो थे ही। वो एक ऐसा बड़ा स्टार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को 60s में मिला
और वो जिस हीरोइन के साथ वो काम करते थे वो हीरोइन कामयाब हो जाती थी। जैसे शमी मरा के साथ उनकी बहुत एक रोमांटिक हीरो थे वो, और उनकी एक जोड़ी जो थी ना, वो ऐसे ही लगता था कि ये जोड़ी बनी ही इस अदाकार और इस अदाकारा के लिए। वो जिस भी अदाकारा के साथ काम करते थे, चाहे वो शमी मारा हो, ज़ेबा हो, रानी बेगम हो। एक पार्टीशन के बाद इतना नुकसान तो हुआ जो हुआ 1971 की ढाका बनने के बाद, ढाका इंडस्ट्री के ख़त्म होने के बाद, लेकिन उसके बाद जो इस्लामाइजेशन ज़िया साहब के दौर में आई, ज़ियाउल हक साहब के दौर में आई, उसमें बहुत सारे सिनेमास को जो है ना, बहुत सारे जो थे मुंतशिर किस्म के जो वो थे मोब, उन्होंने जला दिया, स्टूडियोज़ को फिर नुकसान पहुंचाया, तोड़ फोड़ हुई। तो फिर ये था कि सुल्तान राय साहब, अंजुमन का दौर आया और उर्दू फिल्में कम कम बनने लगी, लेकिन फिर आसिया सुल्तान राय साहब की जोड़ी थी, फिर अंजुमन सुल्तान राय साहब की जोड़ी थी, और फिर ये था कि फ़िल्मों के गंडासा तो आ गया, लेकिन उसके साथ साथ जो फिल्म बनाने वाले थे उन लोगों ने, और जो जैसे नासिर अदीब साहब जैसे जिन्होंने मौला जट लिखी, और वो उस तरह के जो राइटर थे, जो अच्छे काबिल लोग इस फिल्म इंडस्ट्री के साथ बाकी रह गए थे, उन लोगों ने उस गंडासे वाले कल्चर में भी सोशल इश्यूज़ को, मार्शल के इश्यूज़ को जो है वो ज़ुबानी अंदाज में पेश करने की कोशिश की, जिसमें इस फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े बहुत अच्छे फ़नकार दोबारा आए, जिनमें शान की सूरत में, रीमा की सूरत में, फिर इसी तरह सैयद नूर साहब ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई, मैडम संगीता ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई। फेवरेट टॉपिक है, और मैं जो है ना वो आपको चाय भी नहीं पूछ सका, तो बातें होती रहेंगी। चलें फिर पहले चाय पी लेते हैं, और बाकी बातें जो है चाय के साथ साथ होती रहेंगी। चलें बाकी बातें अब चाय के साथ साथ करते हैं। ऐसा हुआ कि 2000 तक ये फिल्म इंडस्ट्री दोबारा एक पीक पे पहुंची, और 2000 में मुशर्रफ दौर जब स्टार्ट हुआ है तो 2005 तक ये फिल्म इंडस्ट्री काम करती रही है। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में फिर बनी, जिसमें मजाजन बहुत अच्छी बनी। इस तरह पंजाबी सिनेमा को भी दोबारा और उर्दू सिनेमा को भी दोबारा रिवाइवल मिला, लेकिन वही बात है कि सपोर्ट नहीं रही। फिर फिल्म अब जो थी वो बहुत बड़ा पर्दा था, और उस बड़े पर्दे को दिखाने के लिए अब नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें जो थी वो इस फिल्म इंडस्ट्री को ना मिल सकी। फिर सारे प्रोड्यूसर्स जो थे वो फिल्म बना रहे थे अपने बलबूते पे। एक दोबारा डिक्लाइन शुरू ये हुआ कि पाकिस्तानी फिल्मी सनत को जो नुकसान पहुंचा वो ये हुआ कि जो सिनेमा ऑनर्स थे उन लोगों ने क्या किया कि सिनेमास को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया शादी हॉल्स और प्लाजास में, जहाँ पे वो फिल्म लगाते थे, जहाँ एक बड़ा सर्किट होता था। जब वही ना रहे तो फिर फिल्म वाला जो है वो 2 या 3 सिनेमा से क्या कमा सकता है। खैर ये अच्छी बातें हो रही थी तो अच्छा ही रहना चाहिए। और आजकल वैसे भी मौसम बड़ा, लाहौर का जो है वो हसीन मौसम है, सावन का मौसम है, बारिश और झड़ और बहुत सारी खूबसूरत ग्रीनरी है बाहर। तो देखते हैं ज़रा बाहर का क्या मौसम है। लाहौर का मौसम तो बारिश का मौसम बन रहा है और बड़ा खूबसूरत मौसम हो रहा है इस टाइम पे, और हवा भी हल्की हल्की चल रही है। लेजेंड ऑफ लाहौर का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से आप लोगों से बात कर सकूँ और उसके हवाले से जो मेरे कंसर्न्स हैं वो बता सकूँ। तो अभी इस हवाले से मैं यही बात कहूँगा कि इसको हमारी ऑडियंस को भी सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। और मैं बड़ा होपफुल हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे नए बच्चे जो बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छी फिल्म्स बना रहे हैं। कराची फिल्म इंडस्ट्री अब एक बाकायदा रिवाइवल का काम कर रही है, तो उसमें ये है कि और वो पढ़ के आ रहे हैं, सीख के आ रहे हैं। तो जब सीखे हुए लोग आ रहे हैं, पढ़े हुए लोग दोबारा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ये दोबारा एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बनेगी। मेरी तरफ से, उमर कुरैशी की तरफ से, अल्लाह हाफिज़।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। कुछ क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे जी। आपको पता है कि रावलपिंडी में जो जारी दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 262 रन्स बनाकर आउट हुई है, जबकि पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट के नुकसान पर 9 रन्स बनाए हैं। दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के खेल के अख्ताम पे पाकिस्तान को बांग्लादेश के जो कहा जाए 22 रन्स की मजबूरी बरतरी हासिल है। अब्दुल्ला शफीक 3 और खुर्रम शहजाद 0 पर आउट हुए। ओपनर साइम अयूब के हवाले से बताएं तो वो 6 रन्स बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। अभी जो आगाज़ हुआ है जी, दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का आगाज़ पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान के साथ 21 रन्स की बरतरी से किया है। इस वक्त क्रीज पर जी कप्तान शान मसूद और साइम अयूब मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस मैच में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस कैसी है, इस पे हम बात कर लेते हैं। हैदर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग आपका भी। टेस्ट मैच रावलपिंडी में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताऊं, आज का दिन बड़ा क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को एक तो इस सीरीज़ में एक टेस्ट मैच से उनके इस वक्त हार रहे हैं, और सीरीज़ को बराबर भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ अगर आप सीरीज़ हार जाते हैं तो आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में आपके नेगेटिव पॉइंट्स चले जाएंगे। और पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों बैट्समैन जो इस वक्त मौजूद हैं, साइम अयूब और शान मसूद, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। पिच पे वो इतनी बाइट्स नहीं है, इतना ज़्यादा उस पर अनइवन बाउंस वो नहीं है जो दूसरे दिन था जब पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था। बॉल बैट पे काफ़ी बेहतर आ रही है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आज पाकिस्तान कुछ अच्छे रन्स कर लेता है। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को सेकेंड इनिंग्स में 200 प्लस टारगेट देता है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जब कल 5वें दिन पिच का बिहेवियर होगा वो काफ़ी चेंज हो चुका होगा, और स्पिनर्स के लिए कुछ उसमें मदद मिल चुकी होगी। तो पाकिस्तान अगर आज जम के बैटिंग करता है तो मैं समझता हूँ कि कल पाकिस्तान के लिए मौका होगा कि वो बांग्लादेश को एक दिन में आउट कर सके। अगरचे बांग्लादेश की बैटिंग भी जो है पहले इनिंग में काफ़ी परेशान कौन रही है, लेकिन उनके लिटन दास ने और मेहदी हसन मिराज ने अच्छी बैटिंग करके उनको एक मुस्तहकम पोजीशन पर पहुँचा दिया था। अदरवाइज उनके बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इस वक्त शान मसूद बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा उनके गेंद बैट पे आ रहा है, और साइम अयूब भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान की इस वक्त टोटल 55 रन हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है 55 रन के साथ आगे जा रहा है। तो बैटिंग जो इतनी मुश्किल नहीं है इस बार। बैटिंग आपके मुताबिक अभी मुश्किल नहीं है, लेकिन 5वें दिन जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी टफ हो जाएंगी। अच्छा हैदर साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी जो मजमूई तौर पे पहले टेस्ट मैच को तो चलिए हम भूल ही जाए, कुछ अच्छा नहीं रहा उसमें हमारा ओवरऑल सिस्टम, लेकिन अभी अब जब दूसरे टेस्ट की बात कर रहे हैं तो उस मैच के अंदर आपको क्या लगा कि पाकिस्तानी टीम का जो बैटिंग लाइनअप है, जिसमें मैंने अब्दुल्ला शफीक का जिक्र किया, खुर्रम शहजाद का जिक्र किया, दो कि आप साइम अयूब और शान मसूद के हवाले से कह रहे हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग लाइनअप कैसा लगा आपको? बैटिंग लाइनअप में देखें, जो टीम खेल रही है वो वही टीम है जो पिछले 1 साल से खेल रही है। उसमें कोई ज़्यादा हमें चेंजेस नज़र नहीं आती है, और वही बैटर्स हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। लेकिन अक्सर जो बैटर्स का एक पैच आता है, एक उनका एक फेस आता है जिसमें वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। अब्दुल्ला शफीक भी आउट ऑफ फॉर्म है, बाबर आजम भी आउट ऑफ फॉर्म है, तो उनको इस वक्त काफ़ी जो है संभल के खेलने की ज़रूरत थी। अब्दुल्ला शफीक थोड़ा ओवर एम्बिशियस हैं, स्ट्रोक मैकर हैं, लिहाजा वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस गए और बहुत ही ज़्यादा बाहर गेंद थी, उसको खेलना नहीं चाहिए था, उसको खेला उन्होंने। या पहले इनिंग में वो जो आउट हुए और रिलैक्स खेल रहे थे थोड़ा सा। जब आप नई बॉल खेलते हैं तो आपको बहुत ही अटेंटिव होना होता है, कंसंट्रेशन बहुत हाई रखनी पड़ती है आपको। तो ये 2 चीज़ें जो है पाकिस्तानी बैटर्स में कम नज़र आ रही हैं, कि उनमें एक तो ओवर एम्बिशियस हैं, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हैं, और सेकेंडली वो जो है थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बांग्लादेश के बॉलर्स ने फ़ायदा उठाया है। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो, उसमें कोई चेंजेस हमें बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये है कि जो बैटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको थोड़ा टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा, और टेस्ट मैच जो है वो पेशेंस का गेम है, सब्र का गेम है। आपको पूरी गेंद का इंतजार करना पड़ता है। ये T20 या वनडे क्रिकेट नहीं है जहाँ पे आप जो चाहे कर सके। यहाँ आपको पूरी गेंद का इंतजार करना है और उसको शॉट खेलना है और रन्स लेने हैं। इससे प्रेशर पड़ता है बॉलर के ऊपर। ये चीज़ पाकिस्तानी बैटर्स में हमें नजर नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आपने बात की कि पाकिस्तानी टीम थोड़ी हमें रिलैक्स्ड लगी, और आपने कहा कि कुछ हमारे जो बैटर्स हैं वो अपनी फॉर्म में नहीं हैं, और टेस्ट क्रिकेट की जब भी हैदर साहब बात की जाती है
तो आपने भी खुद टेम्परामेंट का लफ्ज़ यूज़ किया। ये बड़ा पेशेंस का गेम है, आपको बहुत सब्र तहम्मुल से खेलना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम शायद इतने टेस्ट मैचेस खेलते नहीं हैं, तो वो पेशेंस हमारे इन प्लेयर्स के अंदर थोड़ा बहुत लैक करता है। डू यू एग्री विद दैट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जितने टेस्ट पाकिस्तान खेल रहा है कमोबेश उतने ही दूसरे मुल्कों के टीमें भी खेल रही हैं, ऐसा इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे जो प्लेयर्स टेस्ट टीम में हैं वो 4 दिन की क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वो ज़्यादातर पूरा साल जो है T20 क्रिकेट में, लीग्स में, फ्रेंचाइज लीग्स में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फिटनेस, एक तो फिटनेस लेवल उनका काफ़ी ख़राब हो जाता है। सेकेंडली ये है कि उनकी जो टेम्परामेंट है वो नहीं बन पाती है। आप अगर देखें दूसरी टीम दुनिया के मुल्कों के जो खिलाड़ी हैं टेस्ट क्रिकेट जो खेलते हैं वो अपना डोमेस्टिक ज़रूर खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बाबर आजम डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं, शान मसूद डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं, साम अयूब भी कम खेलते हैं, तो ये सऊद शकील बहुत कम खेलते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा लैक है, ये जो है ना कमी जो है, इसको पूरा करना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है, आप अपने टेस्ट जो प्लेयर्स हैं उनको कहें कि जाके 4 दिन की क्रिकेट जो है डोमेस्टिक में खेलें, ताकि उनके अंदर टेम्परामेंट आए। हमेशा देखें दुनिया में टेम्परामेंट जो होता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आता है, डोमेस्टिक क्रिकेट से आता है, टेस्ट क्रिकेट से नहीं आता। आपको टेस्ट क्रिकेट तो आपका एक आखिरी मौका होता है जहां पे आपको 100% जाके परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, लेकिन आप डोमेस्टिक में अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, आप रिपेयर करते हैं, जहां रेमिडीज आपकी प्रॉब्लम्स होती है उसको रेमिडीज करते हैं, आप अपनी गलतियों को देखते हैं, खामियों को देखते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नाकाम है इन प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में लाने में। अच्छा, अब आप डोमेस्टिक क्रिकेट का हैदर साहब जिक्र कर ही रहे हैं, तो बात वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है या जिसमें हमारे प्लेयर्स को जिस जो कहने एक प्रोसेस से गुजर के आगे आना है, वो प्रोसेस इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से हम चाहे टेस्ट क्रिकेट हो जो एक शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस या हम बहुत टेम्प्रेरी सी परफॉर्मेंसेस देखते हैं, क्योंकि उनको इतने मौके नहीं मिलते। फिर 1-2 मैचेस के ऊपर हम अपने प्लेयर्स को जज करते हैं, फिर उनके पूरे करियर ख़राब हो जाते हैं इसी चक्कर में। तो ये जो हमारा ग्रास रूट लेवल से स्ट्रक्चर है, मसला सारा इसी का है, ऐसा ही है? देखिए, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल आप ख़राब करेंगे, मैं समझता हूँ है ही नहीं, स्ट्रक्चर हमारे यहाँ है ही नहीं। आज से 25-30 साल 40 साल पहले हमारी क्रिकेट जो थी वो नर्सरी जो थी स्कूल क्रिकेट थी, क्लब क्रिकेट थी। पाकिस्तान में इस वक्त स्कूल क्रिकेट और क्लब क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई वजूद नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, प्लेयर्स नहीं है। अब हमारे पास जो प्लेयर्स आ रहे हैं सारे, या तो वो टैप बॉल क्रिकेट से आते हैं या फिर वो किसी लीग से आते हैं, किसी फ्रेंचाइज लीग्स में खेलते हैं, वहाँ स्कोर करते हैं और वो आ जाते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आप ऐसे नहीं खेल सकते, आपको वहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ पाकिस्तान की जो मुतल्लिका वजारत है, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको इस पे काम करना चाहिए, ग्राउंड्स बनाना चाहिए, क्लब क्रिकेट को फ़रोग़ देना चाहिए, हमारे कल्चर में थोड़ी तब्दीली होना चाहिए, यहाँ पे प्लेयर्स को क्लब से ग्रो करना चाहिए। अगर आपके प्लेयर्स क्लब क्रिकेट से ग्रो नहीं होंगे तो आपका ये प्रॉब्लम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकेगा। ये बहुत ज़रूरी है और इसको प्लेयर्स को भी समझना चाहिए। अगर आप मुसलसल क्लब क्रिकेट खेलेंगे, मैं आपको बताऊं कि दुनिया के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, राहुल द्रविड़ थे, सचिन तेंदुलकर थे, जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती थी, या पाकिस्तान में ज़हीर अब्बास थे, यूनुस खान अभी तक रिटायर होने के बाद आज भी वो क्लब क्रिकेट खेलते हैं। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जिसको अडॉप्ट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सैयद हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ सैयद हैदर साहब मौजूद थे। पाकिस्तान वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा अगर कोई और बात हम करते हैं तो पर्सनली हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और भी स्पोर्ट्स हैं, और भी ऐसे प्लेयर्स हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर। पाकिस्तान में जी मोटर स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए कराची में पहली बार हब रैली ऑटोक्रॉस का इनेकाद किया गया है और इवेंट में 3 कैटेगरीज़ के मुकाबले हुए हैं, जिसमें मुल्क भर से 60 के करीब ड्राइवर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ख़वातीन कैटेगरी में जी फातिमा बिनते अज़हर इन्होंने पार्टिसिपेट किया और फातिमा बिनते अज़हर जी जनाब इन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन अपने नाम की है, और इनके भाई जो तलहा बिन अज़हर हैं इन्होंने भी फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। आज हम दोनों बहन भाइयों से ये भी पूछेंगे कि किसने किसको शौक़ डाला इस सारी एक्टिविटी का। और तलहा चूँकि इंटरनेशनल कंपटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, मलेशिया, मस्कत, दीगर ममालिक में, और इनको ये प्रो ड्रिफ्ट ड्राइवर हैं, मुख्तलिफ रेसिंग मुकाबले
जीत चुके हैं, और स्पोर्ट्स गाड़ियों का मुकाबला जिन्होंने अपनी आम गाड़ी से किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। दोनों बहन भाई हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं फातिमा के हवाले से आपको बताती चलूँ, शी इज़ अ डॉक्टर और ये इनका शौक़ है। सो आप दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप दोनों बहन भाई एक ही स्पोर्ट्स के अंदर हैं और इनकरेज कर रहे हैं। सबसे पहले तो फातिमा मुझे बताएं, आपको तलहा ने इनकरेज किया या आपको खुद से शौक? इसने इनकरेज किया। ओके, सो टेल अस अबाउट योर होल पार्टिसिपेशन और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या किस तरह का ये कंपटीशन था? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। असल में मैंने 2 लाहौर में जो ऑटोक्रॉस हुए थे इससे पहले, उनमें पार्टिसिपेट किया था और उनमें परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, तो फिर हमने डिसाइड किया था कि ठीक है, जो कराची वाला है उसमें वी शुड गो। ठीक है। तो ये जो हबरेली ऑटोक्रॉस का था, इट वाज गुड इवेंट एंड वी हैड फन, अ लॉट ऑफ फन। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा तला, थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करें, चूँकि आप यू आर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स भी, आप मुख्तलिफ इस तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर मोटर स्पोर्ट्स का क्या स्कोप हम देखते हैं और कितनी एक्टिव पार्टिसिपेशन है लोगों की? मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर बहुत स्कोप की अगर आप बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज़ बहुत कम मुल्क होते हैं इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ, और हमारी पॉपुलेशन में इतने लोग भी हैं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं इसको। लेकिन ये जो एक एंटरटेनमेंट स्पोर्ट होती है, ये लोगों को देखने के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ड्राइवर के लिए ड्राइव करने में है। तो हम लोग बस उसके अंदर है कि यही कोशिश है, जब मैं बाहर होता था अपने इंटरनेशनल इवेंट चलते रहते थे सारा, विच इज़ ऑलवेज ईजियर बाहर रह के। फिर हमने सोचा कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, तो अब ये लाहौर में एक व्रूम रेसिंग सर्किट के नाम से हम उसके ऊपर करते रहते हैं ऑर्गेनाइज ऑटोक्रॉस, ड्रिफ्टिंग एंड रैली, और इस तरह करके लोगों को ट्रैक की आदत डाल रहे हैं ताकि रोड्स से उतरना शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, और ये मुझे लगता है वही बात मैंने जो की कि एक अच्छी स्पोर्ट है, अगर इसको प्रॉपर्ली लोग उस तरह से लेकर चले, रेगुलेटेड होनी चाहिए। और ये पाकिस्तान में रेगुलेटेड है जब आप करा रहे हो तो? देखिए, पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटेड आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेशंस मतलब इंक्लूड हो रही हैं, लेकिन हम लोग अभी जो करा रहे हैं, चूँकि हम FIA इवेंट्स करते थे खुद, तो हम वही रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करके एक प्राइवेटली इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और होस्ट करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। मतलब वो इतना कंट्रोल्ड होता है कि प्रेमिसेस के गेट से लेकर ट्रैक तक किलोमीटर का रास्ता है, बीच में अनवांटेड अटेंशन नहीं होती, तो एवरीथिंग इज़ वेरी कंट्रोल्ड, वेरी नाइसली डन, एंड सारी गेम ही डिसिप्लिन की है लोगों को ये सिखाने के बारे के लिए। यू आर सो राइट। अच्छा फातिमा, अब मुझे ये बताएं कि अमूमन जब भाई इस तरह का कोई शौक़ रखते होते हैं तो लड़कियों को ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं होता। सिंस यू आर अ डॉक्टर एज वेल, आप एक अपनी प्रोफेशनल करियर को परस्यू कर रही हो, सो ये शौक़ जो है ये इतना ज़्यादा आपका हुआ कि आपने इसमें पार्टिसिपेशन की बाकायदा तौर पे कंपटीशन में। सो हाउ वाज इट? ये थोड़ा सा अपना बताएं ना प्रोसेस। मुझे था कि मैं कभी ना कभी अपने करियर के अलावा भी कोई और चीज़ हो मेरे पास जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकूं या कुछ भी हो। तो जब ये लाहौर वाला हुआ था तो इसने मुझे मैसेज किया था कि ना ऑटोक्रॉस हो रहा है तो पार्टिसिपेट करना है, और तब मैंने फिर कहा कि चलो ठीक है कर लेते हैं ट्राई, और बस वी वेंट फॉर इट। और जब आप गाड़ी चलाना, ऑब्वियसली उस पर कंट्रोल होना, टिप्स तला से हेल्प लेती रहती हो? हाँ, वो तो मुझे बताता रहता है कि बस ऐसे चली जाओ, ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसे बेहतर करो, वैसे बेहतर करो, तो ऑब्वियसली इट हेल्प्ड अ लॉट। अच्छा, ये कभी गुस्सा आता है? मुझे आता है कि नॉर्मली लोग कहते हैं कोई गाड़ी गलत चला रही है, लड़की चला रही होगी गाड़ी, ऐसे कहते हैं आपको। तो ये अभी ताला ने कभी आपको ऐसे तो नहीं कहा कि लड़की गाड़ी चलाए तो लड़कियों की तरह गाड़ी मत चलाओ? नहीं नहीं आई ड्राइव रियली वेल। अच्छा, और कितना टाइम हो गया आपको ड्राइव करते हुए? वैसे तो बहुत साल हो गए। तो तला ऐसा होता है, ये मैं आपसे सवाल करती हूँ एज एन, जब भी कोई मर्द, जैसा मेरा भाई जब भी मैं गाड़ी चलाती हूँ मुझे फ़ौरन कहता है लड़कियों की तरह गाड़ी मत चलाओ। ये लड़कियों की तरह गाड़ी चलाना क्या होता है, ज़रा एक्सप्लेन करें हमें। मुझे लगता है इसने शायद जब काफ़ी साल पहले जब इसने कहा था कि ज़रा अपने रिफ्लेक्सेस और फास्ट करो, तब शायद एक दफ़ा इसने कहा कि लड़कियों की तरह गाड़ी नहीं चलानी, कि लोग ये कहें कि भाई ये तो टिपिकल लड़की चला रही होगी। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है, इसलिए थोड़ा आराम से सोच के जवाब दे सकते हैं आप। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से शायद वो कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो बहुत आराम से चलाते हैं। वो मतलब सारी गेम ये है कि यू हैव टू बी ऑन टॉप, आपको पता होना चाहिए इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सिचुएशनल अवेयरनेस बोलते हैं हम लोग उसको रेसिंग की टर्मिनोलॉजी में, कि अगला जो मर्जी कर रहा है आपको ये पता होना चाहिए आपके आस पास क्या हो रहा है, तो आपने उसके हिसाब से कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करना है। अगर आप थोड़ा सा डिले उसमें लिए हैं तो उसको फिर लोग वो कर देते हैं, मतलब एक
स्पेसिफिक टाइटल या नाम दे देते हैं कि ऐसे चल रही है गाड़ी या आराम से चल रही है। लेकिन इसको जब हमने ऑटो क्रॉस कराया था तो इसको हमने ये कहा था कि वो ठीक करा लेंगे अगर कुछ हुआ तो। वो फिर यही है कि डर बेसिकली आपको निकालना पड़ता है। ऑटो क्रॉस का यही है, मतलब अगर आप आहिस्ता चलाती हैं गाड़ी तो आप एक दफ़ा ऑटो क्रॉस पे आए, अगली दफ़ा उसके बाद डर निकल जाएगा आपका। डर निकल जाएगा, या तो आप बहुत डर जाएंगे या फिर नहीं डरेंगे, वो डरेंगे नहीं, क्योंकि कम वो चांस है। ऐसे जैसे हम लोग अपनी रोड्स के ऊपर भी जा रहे थे ना, कभी एक बाइक को बचा रहे हैं, कभी जैसे दूसरी बाइक को बचा रहे लेकिन हैं। बाइक कोई नहीं आपके सामने है, आप यू आर नॉट गोइंग टू हर्ट एनीबॉडी एल्स। मुझे तो लगता है कि हम सब जो पाकिस्तान में गाड़ियां चलाते हैं हमें तमगे मिलने चाहिए, जितने प्रेशर और जितने स्ट्रेस में हम गाड़ी चलाते हैं। लेकिन फातिमा इन जनरल गाड़ियों के हवाले से आपको अवेयरनेस होना बड़ी ज़रूरी होती है, और आपको बिल्कुल एक मोमेंट में डिसीजन मेकिंग आपके रिफ्लेक्सेस एज यू सेड बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। इस पे आपने काम किया या ऑलरेडी आपका था ऐसे? मैंने तला हंस रहे हैं। I was not a bad driver। Okay। ठीक है, मैंने कुछ दफ़ा तो गाड़ी मारी मुरी है, लेकिन उसके अलावा आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लाइक वैसी नेग्लिजेंस, थोड़ी बहुत लग जाती है। ओके तला की गाड़ी लगी है, आपकी लगी है ऐसी गाड़ी इनसे, तभी आप कह रहे हैं थोड़ी बहुत लग जाती है? नहीं, मेरी अपनी हिस्ट्री के अंदर मतलब जब गाड़ियाँ टूटी या ख़राब खरूब हुई हैं तो वो इस तरह नहीं है, मतलब मैं लोगों को ये शेयर बड़ा ज़्यादा नहीं करता, लेकिन जिस कॉम्पिटिशन्स पे हम लोग कम्पीट करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइसी भी होते हैं, लाइक उसकी कॉस्ट होती है, बहुत बड़ी टीम ऑपरेट कर रही होती है। दे आर समवॉट रिलेटेबल टू जेट्स, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ पीपल टू एक्चुअली रन द कार। आप अकेले जाके उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते, ना टायर्स, ना ऑयल, ना कुछ। तो फिर जब उसमें कुछ टूटता है तो फिर इकट्ठा बड़ा टूटता है, वो छोटा मोटा नहीं टूटता। अल्लाह रहम करे भाई, सब बहुत ध्यान से पार्ट ऑफ इट है। देखें, मेरा पॉइंट ये है कि हर चीज़ की ना एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। गाड़ी टूटना एक मैकेनिकल चीज़ है, उसने टूटना है, आप उसको ठीक करेंगे तब ही अपग्रेड करेंगे। सो अ कार ब्रेकिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप किसी और की लाइफ डेंजर में नहीं डाल रहे ना तो मसला नहीं है। अगर आप अपने आप को करके यू नो द रिस्क ऑलरेडी, बट देन अगेन अगर ट्रैक पे आए और ट्रैक पे आके किसी इंस्ट्रक्टर से या किसी नॉलेजेबल पर्सन से पूछ लें, क्योंकि कोई भी किसी किस्म का उस्ताद जो होता है वो कुछ ना कुछ सिखा ही देता है। तो अगर आप ये करेंगे कुछ ना कुछ आपको ऐसा सीखने का मिल जाएगा वेयर यू कैन प्रिवेंट ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो सारी दुनिया देखें, इफ अगर दुनिया के अंदर मोटर स्पोर्ट्स एक ऐसा सक्सेसफुल एंटरटेनमेंट सोर्स, बिजनेस मॉडल एंड एन इंडस्ट्री चल सकता है ना, तो ऐसी कोई रीज़न नहीं है। मतलब कोई ये कहता है कि पाकिस्तान में नहीं होता तो टू मी इट साउंड्स लाइक एन एक्सक्यूज कि ऐसा नहीं हो सकता। You're so right। और फातिमा, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप, बहुत सारी लड़कियाँ आपको देख भी रही होंगी आज जिनके लिए ये एक बहुत नई चीज़ है, आप उनको कुछ बताओ, गाइड करो हमारे प्लेटफॉर्म से कि वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं सेफ़। अगर आपको टेक्निक्स पता है, सेफ्टी डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं, तो यू कैन एज अ गर्ल पार्टिसिपेट। आई वुड से कि ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस स्पोर्ट में लड़कियां जो हैं बहुत थोड़ी हैं, तो उनके लिए तो वैसे ही गोल्डन चांस है। और आई नो कि सारी लड़कियां वो गलत गाड़ी नहीं चलाती हैं, अच्छी भी चलाती हैं, तो दे कैन पार्टिसिपेट वेरी वेल। दूसरा ये कि मेरा अभी तक जिन लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है इधर आके, तो दे हैव बीन वेरी रिस्पेक्टफुल। तो वो वाली चीज़ भी नहीं है कि दे विल बी स्कैर्ड के पता नहीं कैसा होगा, एडजस्ट कैसे करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। और असल में मसला फर्स्ट स्टेप लेने में आ रहा होता है, तो उसमें आई एम देयर टू हेल्प। और आई नो देयर आर फ्यू गर्ल्स जो आना चाहती हैं इसके अंदर, लेकिन उनको उनके पेरेंट्स को होता है कि ये कैसा शौक है, ये लड़कियों वाला शौक नहीं है। लेकिन आप अपना करियर बना लें, जैसे फातिमा डॉक्टर है, डॉक्टर होने के साथ साथ ये काम भी करिए। आप भी अपना करियर बना लें, आपको लगता है कि आपने ये शौक पालना है, तो फिर आपके पेरेंट्स नहीं कहेंगे, ट्रस्ट नहीं। आई वुड से कि मतलब जो लड़कियों के लिए ठीक है, अगर पेरेंट्स नहीं मानते तो उनके लिए ट्रैवल करके जाना कहीं और पार्टिसिपेट करना मुश्किल है। तो आई वुड से कि अगर जो लाहौर में हो रहे हैं उनमें करें पार्टिसिपेट। जो ट्रैक है, जो रूम रेसिंग सर्किट है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहीं पे जाके प्रैक्टिस वगैरह में। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड लक। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो दुनिया में हो रही हैं। हम शायद कभी कभी सुनते हैं इन चीज़ों को, लेकिन अच्छा लगता है जब हम किसी और स्पोर्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।